चलो, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एसएसटी लेसन नंबर 1, टू बिग स्टेट्स। ओके, इसमें टू बिग स्टेट्स, तो विच वर दैट स्टेट्स, तो उसमें दो स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कनौज और सेकंड है वातापी। ठीक है, कनौज जो आज की डेट में नॉर्थ इंडिया में है, उस वक्त भी नॉर्थ इंडिया में था, और वातापी जो है वो साउथ इंडिया में है। ओके, आज भी वो साउथ इंडिया में ही है। तो ये दो बड़े बड़े स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, तो हम पढ़ेंगे इनके रूलर्स कौन थे, उन्होंने अपने राज्य के लिए क्या क्या किया था, उनके कितने ब्रदर सिस्टर्स थे, उनके साथ क्या हुआ था, और किस तरह से उन्होंने बैटल किया, किसके साथ बैटल किया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और उनकी कुछ लाइफ स्टाइल कैसी थी, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो कहानी स्टार्ट होती है हर्षवर्धन से, जो आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में 606 से लेकर 647 तक, 647 सीई तक इनका राज्य चला था। इतने टाइम के बीच में क्या हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले कनौज के बारे में पढ़ते हैं। हर्षवर्धन जो बॉर्न हुए थे 606 सीई में, और उनके जो फादर की डेथ हो जाती है, और फादर के डेथ होने के बाद उनके जो हर्षवर्धन के जो बड़े भाई थे, एल्डर ब्रदर से राज्यवर्धन, तो राज्यवर्धन जो है वो किंग बनते हैं। लेकिन फिर उसके बाद से बहुत सारी डिफिकल्टीज और बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं हर्षवर्धन को, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो हम आपके टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ते हैं। सी, King Harshvardhan was born in 606 CE. After the death of his father, Prabhakar Vardhan, Harshvardhan's elder brother, Rajyavardhan ascended the throne of Thaneshwar. ठीक है, हर्षवर्धन जो है उनका बर्थ जो है 606 सीई में हुआ था, और उनके फादर की डेथ, थोड़े टाइम के बाद उनके फादर की डेथ हो जाती है। आपको याद रखना है, उनके फादर का नाम प्रभाकर वर्धन था, और उनके जो बड़े भाई थे, राइट, एल्डर ब्रदर जिसको कहते हैं, उनका नाम था राज्यवर्धन, राइट। और ये हर्षवर्धन जो थे वो छोटे थे, उनके बड़े भाई राज्यवर्धन, उनके फादर का नाम प्रभाकर वर्धन। ये ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कि ये इसमें क्या होता है। तो जब इनके फादर की डेथ हो जाती है, जिनका नाम था प्रभाकर वर्धन, तो हर्षवर्धन के बड़े भाई, ऑफ कोर्स जो बड़ा है वही राजा बनेगा, तो उनको राजा बना दिया गया, और उनके राजा का जो राज्य का नाम था वो थानेश्वर था। आज की डेट में वो पंजाब और हरियाणा के आसपास है। ओके, वहीं पर है। और हाउएवर राजवर्धन वॉज किल्ड बाय द किंग ऑफ गॉड शशांक। अब ऐसा होता है कि जब एक राजा राज्य करता है, तो आसपास के दूसरे जो किंग होते थे वो एक दूसरे पर अटैक करते थे, और अटैक इसलिए करते थे, या तो उनकी दुश्मनी होती थी, या तो वो चाहते थे कि हमारा एरिया जो है वो ज़्यादा एक्सटेंड होता जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह को अपने अंडर में ला दें, कैप्चर कर लें, और हमारे पास ढेर सारा राज हो जाए, हम एम्परर बन जाए। तो इस मकसद से भी लोग लड़ाई करते थे, बैटल होते थे। तो जो शशांक था, किंग ऑफ गॉड था। गॉड मतलब वहाँ पे जो जगह थी, उस जगह का नाम था गॉड। तो वो शशांक ने क्या किया, हमला कर दिया राज्यवर्धन के इस पर, थानेश्वर पर। ठीक है, तो राज्यवर्धन जो थे वो हार गए और मारे भी गए, उनकी डेथ हो गई। अब उसी समय पर देयर सिस्टर राजश्री वॉज इम्प्रिजन बाय द किंग ऑफ मालवा देवगुप्ता, and under these circumstances, as advised by the leaders of the kingdom, Harshvardhan shouldered the responsibility of Thaneshwar, present Punjab and Haryana. ठीक है, अब राजवर्धन की जब डेथ हो जाती है, उनको जब मार डाला जाता है, उसी समय पर एक और घटना घटती है कि जो उनकी दोनों की बहन थी, राज्यवर्धन की और हर्षवर्धन की, उनकी एक सिस्टर भी थी जिनका नाम राज्यश्री था। तो राज्यश्री की शादी हो चुकी थी, वो अपने ससुराल में रहती थी। वहाँ से उनको किंग ऑफ मालवा, जो मालवा भी एक जगह का नाम है, तो मालवा के राजा जिनका नाम देवगुप्ता था, उन्होंने उनकी सिस्टर को अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया। ठीक है, और किडनैप करके वो कहीं लेकर चला गया। अब हर्षवर्धन के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि उनके जो बड़े भाई थे राज्यवर्धन, उनकी डेथ हो जाती है। अब वहाँ पे कौन संभालेगा थानेश्वर का राज्य, तो लोगों ने उनको एडवाइस दिया कि आप राजा बन जाओ और अपने कंधों पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। अब उनकी सिस्टर भी नहीं थी, उनकी सिस्टर को भी किसी ने किडनैप कर लिया था, किसी ने, मतलब मालवा के राजा ने जिसका नाम देवगुप्ता था, उन्होंने उसे किडनैप कर लिया था। तो उनके ऊपर डबल जिम्मेदारी थी, हर्षवर्धन को अपना भी राज्य देखना था और अपनी सिस्टर को भी ढूंढना था।
ठीक है, तो फिर क्या होता है, आगे हम रीड करते हैं। इमीडिएटली आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन he decided to free his imprisoned sister Rajyasri. In the meanwhile, she had escaped from the clutches of Devagupta and ran away into the Vindhya forest. He went in search for his sister, and with the help of the people living in the forest and a Buddhist hermit, Divakar Mitra, he stopped her from committing sati. ठीक है, अब यहाँ पर जब हर्षवर्धन किंग बन जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अब राजा बनने के बाद मेरी एक जिम्मेदारी तो हो गई कि मैं अपने राज्य को संभालूं, थानेश्वर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे सर पे आ गई है, उसको तो वो संभाल ही रहे थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी बहन जो राज्यश्री है देवगुप्ता के कब्जे में है, मैं उसे छुड़ाकर अपने यहाँ लेकर आता हूँ। ठीक है, उसी टाइम पर वो जो राज्यश्री होती है, जो उनकी सिस्टर होती है, वो भी कंटिन्यूअसली ट्राई करती है कि वो देवगुप्ता के चंगुल से निकल जाए, और एक दिन वो कामयाब हो जाती है। देवगुप्ता को धोखा देकर वो वहाँ से निकल जाती है, और घूमते घूमते, क्योंकि उसको रास्ता तो पता नहीं था, तो भागते 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 विंध्या फॉरेस्ट में पहुँचती है। अब विंध्या नाम का एक पहाड़ है, और उस पहाड़ पर बहुत घना जंगल है। ठीक है, तो उस जंगल में वो पहुंच जाती है, और ये विंध्या भी जो है वो नॉर्थ में आता है। ओके, तो वहां पर वो पहुंच जाती है भागते भागते, और जो देवगुप्ता है उसके चंगुल से वो निकल जाती है और बच जाती है। अब जब उसको पता चलता है कि जो हर्षवर्धन जो है अपनी सिस्टर की खोज में निकलता है, और उसको कहीं से पता चलता है कि उसकी सिस्टर जो है देवगुप्ता के चंगुल से निकल गई है, और वो कहीं निकल गई है और कहीं किसी फॉरेस्ट में चली गई है। तो किसी ने बताया उनको कि विंध्या फॉरेस्ट में एक बार उनको देखा गया है। तो वो जो है फॉरेस्ट में वहाँ के आसपास जो आदिवासी लोग रहते थे उनकी मदद लेकर, और वहाँ पर एक बुद्धिस्ट हर्मिट भी थे। हर्मिट का मतलब होता है साधु संत। तो बुद्धिस्ट में मानने वाले जो बुद्धिस्ट साधु संत थे उनकी मदद से, जिनका नाम था दिवाकर मित्रा, उनकी मदद से उन्होंने अपनी सिस्टर को ढूंढा। बहुत उन्होंने कोशिश की, तब जाकर वो मिली, क्योंकि घना जंगल था, मिलना इतना आसान नहीं था, अंदर जंगली जानवर भी थे। तो उनसे बचते बचाते किसी भी तरह से बहुत मुश्किल के बाद उनकी सिस्टर मिल गई, और उन्होंने देखा कि उनकी सिस्टर जो है वो सती होने जा रही है। सती का मतलब होता है जब किसी, उस टाइम पर ऐसा होता था कि जब किसी हस्बैंड का जब किसी वाइफ का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वाइफ को भी अपने हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था। ठीक है, उनकी डेड बॉडी के साथ। अगर हस्बैंड मर गए हैं तो अब वाइफ क्या करेगी जीकर, तो वो लोग क्या करते थे, वाइफ के हस्बैंड के साथ वाइफ को भी उसी चिता पर बिठा देते थे और जला देते थे, और इसी को सती कहा जाता था। तो राजश्री को पता था कि मेरे हस्बैंड तो अब जिंदा नहीं है, उनकी तो मौत हो चुकी है, तो अब मैं जीकर क्या करूँगी। और ऐसे भी जब हस्बैंड नहीं जीते हैं तो उस वक्त ऐसा था कि वाइफ को भी जीने का कोई हक नहीं होता था, और वो सती हो जाती थी, अपने आप को आग लगा लेती थी और मर जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो हर्मिट थे दिवाकर मित्रा, बुद्धिस्ट हर्मिट दिवाकर मित्रा और हर्षवर्धन उनके राज्यश्री के भाई, उन्होंने ये काम करने से उनको रोक दिया। ठीक है, ही स्टॉप्ड हर फ्रॉम कमिटिंग सती, उन्होंने उसको राज्यश्री को सती होने से बचा लिया। सिंस राज्यश्री's kingdom Kannauj was without any king at that time, Harshvardhan became its ruler. Later he defeated Devagupta, the king of Malwa. ठीक है, अब राज्यश्री का किंगडम जो था वो बिना राजा का हो गया था, क्योंकि राज्यश्री के हस्बैंड की मौत हो चुकी थी, कोई राजा नहीं था, और राज्यश्री भी बहुत मुश्किल से बची देवगुप्ता के चंगुल से। और उसने देखा, राजश्री ने देखा कि अब मेरे यहाँ तो कोई राजा ही नहीं है, और मैं अकेली, उसे कोई नॉलेज नहीं था कि मैं अपने राज्य को कैसे चलाऊंगी। तो हर्षवर्धन ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी हेल्प करूंगा, और थानेश्वर में भी अपने राज्य को भी देखूंगा, दोनों जगह पे मैं हेल्प करूंगा। तो हर्षवर्धन ने कनौज जो उत्तर प्रदेश में आता है, जो राज्यश्री का घर था, उसका राज्य था, उसको भी संभाला, और अपने थानेश्वर राज्य को भी संभाला। हर्षवर्धन के ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। ठीक है, अपने राज्य का जो थानेश्वर था और अपने सिस्टर के राज्य जो कनौज था, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने उठा ली। ठीक है, और फिर क्या होता है, लेटर ही डिफीटेड देवगुप्ता द किंग ऑफ मालवा। बाद में अभी भी उनके मन में बहुत गुस्सा था राज्यवर्धन को, क्योंकि उसने उसके बहन के जो हस्बैंड थे उनको भी उन्होंने मार डाला था, राज्यश्री को उन्होंने किडनैप कर लिया था, बहुत मुश्किलों के बाद उसकी सिस्टर मिली थी। तो इस बात का गुस्सा और इस बात का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने लड़ाई की थी देवगुप्ता से, और उन्होंने देवगुप्ता को हरा दिया था। ठीक है, द किंग ऑफ मालवा, जो वहाँ के मालवा के जो राजा थे देवगुप्ता, उसको हरा दिया।
फिर क्या हुआ, as a part of his preparation to launch an attack on Shashank, the god king, he formed an alliance with the king of Kamrup, Assam, Bhaskar Varman. With the help of a large army, he defeated the god king and won over a major part of his kingdom. He also conquered Malwa and Saurashtra, but was unsuccessful in defeating Pulakashi II, king of Chalukya dynasty of South India. After 7 successive victorious years, Thaneshwar emerged as a large kingdom in North India. अब यहाँ पर एक नई दूसरी कहानी शुरू होती है। सबसे पहले हर्षवर्धन ने हमने देखा कि उनकी सिस्टर को जिसने अटैक किया था, किडनैप किया था, उसको तो उन्होंने हरा दिया, देवगुप्ता को उन्होंने हरा दिया। अभी उनके मन में बदला लेना था शशांक से, क्योंकि शशांक ने जो था वो हर्षवर्धन के बड़े भाई को उन्होंने मार डाला था। आपको पहले ही हमने देखा कि यहाँ पर जो शशांक के ये जो हर्षवर्धन है, उनके जो बड़े भाई थे, ठीक है, उनको उन्होंने मार डाला था। राइट, किसको मार डाला था? उनका नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन तो उनके बड़े भाई थे, लेकिन उनके जो छोटे भाई थे, उनके जो बड़े भाई थे वो थे राज्यवर्धन। ठीक है, तो राज्यवर्धन को जिसने मारा था, किसने मारा था? तो किंग ऑफ गॉड, जिनका नाम शशांक था। तो अब इनको ऐसा लगा कि मुझे अब धीरे धीरे इसको भी हरा देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जब देवगुप्ता से उनको सक्सेस मिल गया, तो अब उन्होंने शुरू किया गॉड के ऊपर, जो गॉड किंग था शशांक जिसका नाम था, उसको मारने के लिए उन्होंने एक बड़ी सी सेना तैयार की। और किसकी मदद से उन्होंने किया? ये जो आसाम के कामरूप है, कामरूप आसाम, राइट, वहाँ के राजा भास्कर वर्मन थे, तो उनकी बहुत बड़ी आर्मी थी। तो उसकी मदद से उन्होंने एक बैटल किया, राइट, एक लड़ाई लड़ी जो गॉड किंग से, और उसको हराकर बहुत बड़ा पोर्शन जो था गॉड राजा का, उसको अपना बना लिया। राइट, क्योंकि इन लोगों ने, गॉड किंग ने क्या किया था, उनके बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी, इसी चक्कर में कि हमें थानेश्वर का हिस्सा भी हमें मिल जाए। लेकिन अब बहुत टाइम के बाद फिर से ये खड़े हो जाते हैं हर्षवर्धन, और वो इनको मार डालते हैं, गॉड किंग को हराकर उनका सारा राज्य खुद ले लेते हैं। इसी तरह से वो आगे भी लड़ाई करते हैं, और मालवा और सौराष्ट्र, ये दोनों ही राज्य इनके पास आ जाते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन के पास आ जाते हैं। वो आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलकेशी II जो होते हैं, जो साउथ के राजा थे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, वातापी जो सेकंड पार्ट है, सेकंड स्टेट है, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो साउथ के जो राजा थे पुलकेशी II, उनकी सेना हर्षवर्धन की सेना से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो क्या हुआ कि हर्षवर्धन की सेना हार गई, ये लोग हार गए, और फिर वो आगे नहीं बढ़ सके। उनके हाथ में थोड़े बहुत जो राज्य आए थे, उसी से उन्होंने अपना काम चलाया। और 7 साल सक्सेसिव कंटिन्यूस, सक्सेसिव का मतलब होता है कंटिन्यूस विक्टोरियस ईयर, राइट, धीरे धीरे हर्षवर्धन ने अपने थानेश्वर के आसपास के जो छोटे मोटे राज्य थे, सभी के राजाओं को 7 साल तक लगातार वो लड़ते रहे, लगातार जीतते गए, और इस तरह से थानेश्वर का जो एरिया था वो बहुत बड़ा हो गया। तो नॉर्थ इंडिया में अब थानेश्वर एक बड़ा नाम मानने लगे थे, लोग उसको जानने लगे थे कि थानेश्वर में जो हर्षवर्धन है वो बहुत ही पावरफुल किंग है, बहुत ही ब्रेव किंग है, उसने बहुत सारे राजाओं को हराया, और 7 साल तक कंटिन्यूअस वो जीतता गया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई 7 साल तक लड़ाई कर रहा है, हर साल लड़ाई कर रहा है, और हर साल एक राजा को हराकर उनका किंगडम अपने नाम कर रहा है, उनके किंगडम को कैप्चर कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात हुई थी। तो इस वजह से जो थानेश्वर का जो राज्य है वो धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक है, आगे वो नहीं बढ़ सके, क्योंकि पुलकेशी II जो साउथ के राजा थे, उनकी सेना हर्षवर्धन की सेना से भी ज़्यादा पावरफुल थी। तो इस वजह से उनको आगे सक्सेस नहीं मिला। तो हर्षवर्धन वहीं पे रुक गए। अब उन्होंने अपने राज्य को कैसे चलाना है उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया कि ठीक है, मेरे पास इतना राज्य आ गया, बहुत हो गया, अब मैं इसी को अच्छी तरह से एडमिनिस्टर करूँ, अच्छी तरह से इसको चलाऊँ। तो इन्होंने क्या किया, हम पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि Harshvardhan personally supervised the administration of his state by traveling extensively to different parts of his empire. He divided his daily routine into 3 parts. The first was for administrative purpose, while the other 2 parts were devoted to public welfare and religious activities. He was so diligent in carrying out his administrative responsibilities that all times
ही इवन फॉरगॉट टू हैव हिज मील। अब हर्षवर्धन ने इतना बड़ा अपना राज्य फैला रखा था, तो उसको अच्छी तरह से मैनेज भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको मैनेज करने के लिए उनको बहुत सारे सुबह से लेकर रात तक उनको काम 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 और काम ही करते रहना पड़ रहा था। और वो चाहते थे कि हर राज्य में जो भी आसपास का एरिया है वहाँ पर वो खुद जाकर देखें कि किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है, सारे काम काज स्मूथली चल रहे हैं या नहीं, सारे ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं या नहीं, उन्होंने जिसको ऑफिसर बनाया है वो किसी से रिश्वत तो नहीं ले रहे हैं किसी काम को करने के लिए, या लोगों को परेशान तो नहीं कर रहे हैं, और हमारा राज्य जो है सब आराम से चल रहा है। तो यही देखने के लिए वो खुद पर्सनली सुपरवाइज करते थे, अलग अलग स्टेट में जाते थे, अलग अलग लोगों से बात करते थे, वहाँ के कॉमन पीपल से बात करते थे, और फिर अपने राज्य को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करते थे। उसके लिए ऑफकोर्स उन्होंने बहुत सारे ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे, क्योंकि सारा काम वो अकेले नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने पूरे डेली रूटीन को उन्होंने 3 भाग में डिवाइड कर रखा था। सबसे पहले जब वो सुबह का कुछ टाइम होता था जहाँ पर वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए काम करते थे, मतलब वो चले जाते थे कि चलो हम आज इस जगह पे जाऊंगा और वहाँ पर देखूंगा कि कामकाज कैसे चल रहा है, ठीक है। तो सुबह उस टाइम पर वो उस राज्य में चले जाते थे, अपने पास की जगह पर जहाँ पर भी उनका राज्य होता था वहाँ चले जाते थे, वहाँ का सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखते थे कि सारा सिस्टम स्मूथली चल रहा है या नहीं, लोग रेवेन्यू भर रहे हैं कि नहीं, उस रेवेन्यू का उस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें वो देखते थे। उसके बाद दोपहर को वो अपना फिर बाकी के जो पार्ट होता था दोपहर से लेके शाम और शाम से लेके रात, तो दोपहर से लेके शाम तक वो पब्लिक वेलफेयर का काम करते थे, मतलब लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। किसी गांव में अगर कुआं नहीं है तो कुआं खुदवा देते थे, कहीं पर अगर गाय भैंस के रहने की जगह नहीं है तो वहाँ पर वो शेड बनवा देते थे, उनके कहीं पर रेस्ट हाउस नहीं है तो रेस्ट हाउस बनवा देते थे, मंदिर बनवा देते थे, यहाँ तक कि वो यूनिवर्सिटीज़ में भी अपना कंट्रीब्यूशन देते थे। तो इस तरह से वो लोगों के लिए काम करते थे, लोगों को वेलफेयर के लिए, लोगों की अच्छाई और भलाई के लिए काम करते थे। ये तो हो गया दोपहर से शाम तक का काम। अब शाम से लेकर रात तक में वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बिजी रहते थे, मतलब मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना, वहाँ की आरती अर्चना में भाग लेना, वहाँ के अगर कोई फंक्शन आ रहा है, कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उसको कैसे हम मनाएंगे उसके लिए चर्चा करना, वहाँ के रिलीजियस के जो साधु संत होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, जो वहाँ के ब्राह्मण्स होते थे, जो वहाँ के पुजारी होते थे मंदिर, उनके साथ बैठकर वो डिस्कस करते थे कि हमें किस तरीके से और अच्छा मैनेज करना चाहिए। तो वो अपना पूरा टाइम जो है सुबह से लेकर रात तक उसको 3 भाग में वो डिवाइड कर देते थे। सुबह एडमिनिस्टर करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे, फिर दोपहर से लेकर शाम तक वो पब्लिक वेलफेयर, लोगों के लिए भलाई के लिए काम करते थे, और शाम का जो वक्त होता था वो मंदिरों का देखते थे कि मंदिरों में क्या मैनेजमेंट चल रहा है। और वो अपने काम को करते करते इतने बिजी हो जाते थे कि कई बार तो खाना खाना ही भूल जाते थे कि दोपहर का उन्होंने खाना खाया भी है या नहीं खाया है। हो सकता है खाना खाने के टाइम पर कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर आ गया तो बस हर्षवर्धन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में रह जाते थे, ठीक है। अब हमको नीचे दिया हुआ है, एक प्रिंट दिया हुआ है, हैंडराइटिंग ऑफ हर्षवर्धन। ये उस टाइम की लिखावट होती थी जिसको हम ब्राह्मी लिपि कहते हैं। तो ये ब्राह्मी लिपि की हैंडराइटिंग है जो हर्षवर्धन ने अपने हाथों से उसे लिखा था। ओके, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम जाएंगे थिंग्स टू नो। यहाँ पर हम देखेंगे कि वो अपने राज्य को कैसे एडमिनिस्टर करते थे। तो टू हेल्प हिम इन द एडमिनिस्ट्रेशन हर्षवर्धन हैड कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, जिसको प्रतिहार कहा जाता था, द्वारपाल, संधि विग्रहक जिसको फॉरेन मिनिस्टर कहा जाता था, राजदूत, एम्बेसडर, पराज्या मंत्री, और महादंड नायक चीफ जस्टिस कहा जाता था, एंड अक्षर पतालिका जिसको रजिस्ट्रार कहा जाता था। तो ये सारे उनके ऑफिसर होते थे जो उन्होंने अपॉइंट कर रखे थे हर जगह पे, और वहाँ पर उनके काम को सुपरवाइज करने के लिए हर्षवर्धन खुद जाया करते थे, ठीक है। हमें यहाँ पर बताया है कि किस किस को उन्होंने अपॉइंट किया था। सबसे पहले कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, मतलब कि आर्मी जो उन्होंने रखी थी, लड़ाई बैटल जब भी होता था, जब भी वॉर होता था तो कमांडर इन चीफ
को वो रखते थे, जो उनके आर्मी के जो हेड होते थे वो रखते थे, ताकि आर्मी जो है वो अच्छी तरह से चल सके। फिर द्वारपाल रखते थे। द्वारपाल आपको पता है कि गार्ड जिसको हम वॉचमैन बोलते हैं वो रखे जाते थे। फॉरेन मिनिस्टर, अगर हर्षवर्धन को अपने आसपास के राजाओं से कुछ चर्चा करनी होती थी या कुछ अपने राज्य के बारे में उन्हें कुछ बताना होता था या जानना होता था या उनसे हेल्प लेनी होती थी या देनी होती थी, तो इन सब के लिए वो खुद नहीं जाते थे। फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट कर रखा था, वही फॉरेन मिनिस्टर जो है वो जाता था उनके पास और वहाँ से सारे मैसेजेस लेकर हर्षवर्धन को देता था। फिर उन्होंने एम्बेसडर रखा था, राजदूत जिसको कहते हैं, वो भी कुछ इसी टाइप का काम करते थे। पराज्य मंत्री होते थे, महादंड नायक, ये लोग जो होते थे वो कहीं कोई क्राइम हो रहा है, कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो एक जुडिशरी सिस्टम उन्होंने बना रखा था जहाँ पर ये लोग उसका फैसला करते थे। कोई क्राइम ना बढ़े या किसी ने क्राइम किया है तो उसको क्या सजा देनी है, इसके लिए उन्होंने एक जुडिशरी सिस्टम अलग से तैयार कर रखा था। और बाद में रजिस्ट्रार, अगर कोई दुकान खरीदता है, कोई बिजनेस कर रहा है या तो फिर किसी को रेवेन्यू भरना है, फिर सबसे रेवेन्यू कलेक्शन जो होता था, तो इसका सारा जो है ये रिकॉर्ड जो होता था वो रजिस्ट्रार के पास होता था। ओके, अब आगे जो है हमें दिया है इम्प्रिंट लेफ्ट बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने क्या क्या इम्प्रिंट्स, मतलब कौन कौन सी निशानियां हर्षवर्धन छोड़ गए हैं जिसे लोग आज भी याद करते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया है, हर्ष बिल्ट मैनी रेस्ट हाउसेस, वेल्स, stepwells, lakes, muds, and bihars, and also prohibited animal slaughter. Every year he organized a Buddhist religious meet, and every 5 years he would organize a huge religious congregation at Prayag. Then he would donate generously till his entire treasury was emptied, and would even give away the ornaments he would be wearing at that time. ठीक है, अब यहाँ पर हर्षवर्धन बहुत जितना उन्होंने मतलब अलग अलग राज्यों से उन्होंने बहुत सारे रेवेन्यूज इकट्ठा करते थे, आसपास के जगह को उन्होंने जीता भी था राजाओं को हराकर, तो उनके पास काफ़ी धन दौलत हो चुकी थी। तो उसी धन दौलत से उन्होंने पब्लिक वेलफेयर के लिए भी बहुत खर्चे किए थे। जैसे उन्होंने रेस्ट हाउस बनवाए थे। रेस्ट हाउस का मतलब होता है धर्मशाला। अगर कोई बाहर के राज्य से यहाँ पर मंदिर में पूजा करने आया है, रात हो गई, तो उसको रुकने के लिए जो जगह होती थी वो धर्मशाला होती थी। वहाँ वो रुकते थे, सोते थे, सुबह वहीं से नहा धोकर चाय नाश्ता कर आगे अपने रास्ते पे चले जाते थे। उसको रेस्ट हाउस कहते हैं। धर्मशाला बनवाए थे, लोगों के लिए कुएं बनवाए थे। स्टेप वेल मतलब जिसको हम वाव कहते हैं, स्टेप सीढ़ी से उतरकर वेल में एंटर होना, जहाँ से लोग आराम से पानी भर सके। उन्होंने तालाब वगैरह बनवाए थे। बुद्धिस्ट के लिए उन्होंने मठ और विहार्स बनवाए थे, जहाँ पर बच्चे जाकर बुद्धिस्ट की शिक्षा भी प्राप्त करते थे और उनको रहने के लिए जगह भी बनाई जाती थी। उनके जो महंत होते थे, उनके जो ऋषि मुनि होते थे, उनको भी रहने के लिए उन्होंने जगह बनवाई थी। हर्षवर्धन को एनिमल्स से बहुत प्रेम था। उन्होंने स्लॉटर हाउस बंद करवा दिया था। स्लॉटर हाउस का मतलब होता है जहाँ पर एनिमल्स को ले जाकर काटा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ मीट, मटन। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन लोगों के लिए ये कट किया जाता है और फिर वहाँ पर बेचा जाता है। तो हर्षवर्धन ने स्लॉटर हाउस बंद करवा दिए थे, क्योंकि उनको नहीं पसंद था कि किसी जानवर को जो नहीं बोल सकते हैं उनके ऊपर अत्याचार हो, तो उन्होंने स्लॉटर हाउस बंद करवा दिया था। हर साल वो बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट करवाते थे, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा थे। तो एक साल में एक दिन ऐसा आता था जब वो सारे बुद्धिस्ट के मॉन्क को, मतलब उनके सेंट को, उनके जो ऋषि मुनि होते थे उन लोगों को बुलाते थे। वहाँ पर वो बहुत बड़ा, और हर 5 साल में उनके साथ मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे साधु संतों को क्या चाहिए, उनको क्या परेशानी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस होती थी। और 5 साल में एक बार वो प्रयाग, जिसको हम इलाहाबाद कहते हैं, अब तो प्रयागराज हो गया है नॉर्थ इंडिया में, तो उस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बहुत बड़ा मेला लगवाते थे। और जैसे कि अभी कुंभ मेला लगता है, सेम वे उस तरह से वो लगवाते थे। और वहाँ पर दिल खोल के वो, बहुत ही दिल खोल के वो अपने जो भी कीमती सामान होता था, जो भी उनके पास पैसा रुपया धन दौलत होता था, वहाँ पर वो दान कर देते थे लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ तक कि कई बार तो अगर दान खत्म हो जाता था तो उन्होंने जो पहने होते थे ऑर्नामेंट्स वो निकाल कर उन्हें दे देते थे। ठीक है, तो इतने दानवीर थे वो और लोगों को हेल्प करते थे। वहाँ के जो साधु संत होते थे उन लोगों को रहना, खाना, पीना, सब चीज़ का इंतजाम वो करवा देते थे, ताकि वो आराम से वहाँ रहकर भगवान का नाम ले सके और लोगों को सही रास्ता दिखा सके। ठीक है,
The great Sanskrit poet and writer Ban Bhatt adorned his court. His famous work Harshcharita and Kadambari was our famous even today. We come to know about many important aspects of King Harshvardhan's reign from Harshcharita, and King Harsh himself was a writer and wrote 3 plays, नागानंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका. ठीक है. अ ग्रेट पोएट मतलब बाण भट्ट नाम के एक संस्कृत पोएट थे, राइटर भी थे, वो पोएम भी लिखते थे और किताबें भी लिखते थे. तो बाण भट्ट जो थे वो बहुत ही महान संस्कृत पोएट और राइटर थे, जो हर्षवर्धन के कोर्ट के एक हम कह सकते हैं उनके कोर्ट में वो रहते थे और बहुत सारी किताबें वो लिखते थे. उनकी किताबें थी हर्षचरित, जो हर्षवर्धन के ऊपर से उन्होंने लिखी थी, जिसको हम बायोग्राफी कहेंगे. कदम्बरी उन्होंने लिखा था. ये दोनों बुक आज की भी डेट में लोग पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी हमें हर्षवर्धन के बारे में जानने को मिलता है, राइट, और बहुत सारे उस टाइम के कल्चर के बारे में जानने को मिलता है. और हर्षवर्धन के लिए उन्होंने हर्षचरिता भी लिखा था. हर्षवर्धन जो खुद एक राइटर थे, उन्होंने 3 बड़े बड़े प्लेज लिखे थे, जो यहाँ पर दिए हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका. ठीक है. ये तीनों प्लेज जो है हर्ष ने खुद ने लिखा था, क्योंकि वो भी एक राइटर थे. ठीक है. अब यहाँ पर हमको दिया है हर्षवर्धन्स एम्पायर. हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये सारे जो हैं वो हर्षवर्धन के एम्पायर है. आप देख सकते हो कि पिंक कलर का जो हमें पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे हम जा सकते हैं वल्लभी, वल्लभी से कनौज, यहाँ पे कुछ पार्ट आज का नेपाल, भूटान, पाटलिपुत्र, कर्ण सुवर्ण, यहाँ से यहाँ, ये आपको जो पिंक हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो है रूल ऑफ हर्षवर्धन, ये सब कुछ हर्षवर्धन के अंडर में था. तो हम देख सकते हैं कि नॉर्थ में भी काफ़ी जगह उनके पास थी. नीचे उतर कर हम देख सकते हैं कि यहाँ ईस्ट में भी काफ़ी जगह उनके पास थी. ठीक है. और वेस्ट में हमारे यहाँ गुजरात का भी बहुत सारा पोर्शन उनके पास था. तो हर्षवर्धन ने इतनी सारी जगह को उन्होंने कैप्चर किया था, और ये सब अब हर्षवर्धन का एम्पायर माना जाता था. ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं. नालंदा यूनिवर्सिटी. नालंदा यूनिवर्सिटी तो वर्ल्ड फेमस था. आज की भी डेट में बहुत सारे लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं. फॉरेनर्स स्पेशली संस्कृत पढ़ने के लिए अपने देश से यहाँ आते हैं. तो देखो, किंग हर्ष extended all possible assistance to Acharya Shilbhadra and made Nalanda into a world famous university. The university had to access to the revenue of 100 villages given to them by King Harsh for its upkeep and maintenance. Renowned chemist Acharya Nagarjun, who proved that iron, arsenic and mercury ash could be used as medicine, also belonged to Nalanda University. ठीक है. नालंदा हर्षवर्धन ने एक और बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई, और उस नालंदा यूनिवर्सिटी की देखभाल के लिए, उसको चलाने के लिए उन्होंने आचार्य शिलभद्रा को सारे कामकाज सौंप दिया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको सौंप दी, क्योंकि वो आचार्य थे, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे स्कॉलर पर्सन थे, जो इस यूनिवर्सिटी को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते थे. धीरे धीरे उन्होंने इतना अच्छा मैनेज किया कि पूरे वर्ल्ड में नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम हो गया. लोग दूर दूर से वहाँ पर पढ़ने आने लगे. और ये चलता किस तरह से था नालंदा यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ के बच्चों से फीस नहीं ली जाती थी. तो चलता कैसे था, हर्षवर्धन के आसपास के 100 गांव के जितने भी रेवेन्यू आते थे, जितने भी टैक्स आते थे, लैंड टैक्स, क्रॉप टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, हाउस टैक्स, जो भी आता था, वो 100 गांव के सारे टैक्स हर्षवर्धन जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी में दान कर देते थे, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी अपकीप के लिए, कि भाई बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, अंदर कमरे अच्छे होने चाहिए, बच्चों जो वहाँ पर हॉस्टल में पढ़ने जाते थे उनके कमरे अच्छे होने चाहिए, वहाँ पे चारपाई होनी चाहिए, खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए, सोने का इंतज़ाम होना चाहिए, लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है. क्लासरूम्स अच्छे होने चाहिए, टीचर्स को पैसे देने के लिए भी उनके पास पैसे होने चाहिए. तो ये सब बहुत बड़ा खर्चा होता था. तो इन खर्चों को निपटने के लिए, इन खर्चों को करने के लिए हर्षवर्धन ने अपने 100 गांवों का जो पूरा टैक्स आता था, वो सारा का सारा टैक्स वो नालंदा यूनिवर्सिटी को दे देते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी तरह से चलता था, मैनेज होता था. बहुत अच्छे बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे, और पढ़कर यहाँ से जो निकलता था वो कोई ना कोई अपनी दुनिया में नाम करता था. बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट, केमिस्ट, डॉक्टर्स यहाँ से पढ़कर निकले हैं.
ये आपको 10th स्टैंडर्ड की बुक में आएगा, जब हम उसको और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी से कौन कौन पढ़ के निकला था और उन्होंने हमारी कंट्री को किस तरह से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी है, बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन उनका रहा है हमारी कंट्री के लिए। तो ये चीज़ें हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमको पढ़ना है, एक नाम उन्होंने दिया है आचार्य नागार्जुन, ये केमिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने केमिकल से पढ़ाई की थी, साइंस की पढ़ाई की थी, केमिकल सब्जेक्ट लेकर उन्होंने पढ़ाई की थी और नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। वहाँ पर लैब भी था, वहाँ पर वो बहुत टाइम गुजारते थे, टीचर से पढ़ते थे और वहाँ से उन्होंने ये सीखा कि उन्होंने ये प्रूव किया कि जो आयन है, आयन, आर्सेनिक और मर्क्यूरी, ये तीनों जो है ये केमिकल है। ये तीनों केमिकल अगर जला दें तो उसका जो राख होता है वो मेडिसिन के लिए काम आता है और बहुत सारी मेडिसिन इससे बनाई जा सकती है। तो ये जो आचार्य नागार्जुन थे वो यहीं नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले थे। आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिखाया जा रहा है कि नालंदा विद्यापीठ देखो कितना सुंदर बना है, उसकी बिल्डिंग आज भी जैसी की तैसी है। ओके, तो यहाँ पर किन थिंग्स टू नो हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर बच्चों को, किस बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता था। क्या सारे बच्चे वहाँ जा सकते थे जिसको मन हो? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बच्चे को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता था। तो किसको मिलता था? देखो यहाँ लिखा है, स्टूडेंट्स हैड टू क्लियर एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इनटू नालंदा यूनिवर्सिटी. Free education, lodging and boarding were provided in Nalanda University. An extensive library of Nalanda University was also known as धर्मगंज। ठीक है, यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को एंट्री मिलती थी, उन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता था जो यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करते थे। जैसे आप देखते होंगे कि अभी जो भी हायर स्टडीज़ होते हैं वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। जैसे आपको पता होगा JEE की एग्ज़ाम हो रही है, NEET की होती है, CAD कैड की होती है, CAT कैट की होती है, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। तो ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद बच्चे आगे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं और बहुत अच्छा पढ़कर वो बाहर निकलते हैं। तो सेम वे यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने, आचार्य शीलभद्र ने ये सिस्टम बना रखा था कि हम सिर्फ बहुत ही अच्छे बच्चे, जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती बच्चे हैं, जिसके पास अच्छा दिमाग है, जो कुछ कर सकते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर एडमिशन देंगे। और ये कैसे पता चलेगा कि कौन कितना अच्छा है? तो उनके लिए यह एंट्रेंस टेस्ट का इंतजाम होता था। एंट्रेंस टेस्ट में जो पास हो जाता था उनको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता था। अब एडमिशन मिलने के बाद ये बहुत अच्छी बात थी कि स्टूडेंट को 1 रुपया भी फीस नहीं भरनी होती थी। वहाँ पर उनको फ्री एजुकेशन दिया जाता था, कोई भी स्टूडेंट्स फीस पे नहीं करता था। ओके, लॉजिंग, वहाँ पर रहने की जगह भी उनको फ्री मिलती थी, बोर्डिंग, खाना पीना वगैरह सब वहाँ पर फ्री होता था। सिर्फ बच्चे को अपना कपड़ा लेकर जाना है और वहाँ पर पढ़ना है। वहाँ पर उनको पढ़ने के लिए किताबें भी मिलती थी, जो धर्मगंज नाम का लाइब्रेरी होता था। इसी लाइब्रेरी में से वो लोग अपनी बुक्स लेकर पढ़ा करते थे। ठीक है, यहाँ तक कि स्कूल के लिए यूनिफॉर्म भी नालंदा यूनिवर्सिटी उन्हें प्रोवाइड करती थी। तो इसीलिए वो क्यों, Why was free education provided at Nalanda University? हर्षवर्धन ने ये इसीलिए कर रखा था कि हम यहाँ से पे बहुत ही अच्छे बच्चों को पढ़ाएंगे और यही बच्चे जब पढ़ के निकलेंगे तो हमारे पूरे जो भारत देश है उसको ये आगे बहुत फ्यूचर में बहुत आगे लेकर जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये बना कर रखा था। ओके, तो अब नालंदा यूनिवर्सिटी इसीलिए नामी यूनिवर्सिटी है और लोग वहाँ पढ़ने जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते थे, लेकिन वहाँ पर पहले एंट्रेंस टेस्ट उन्हें पास करने होते थे। ओके, तो ये तो हो गया उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि हर्षवर्धन के टाइम पर लोगों की लाइफस्टाइल क्या थी, लोग क्या खाते पीते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलो हम रीड करते हैं। Information about the reign of Harshvardhan is available from the writings of the Chinese traveler Yun Sen. Towns and villages of that time were fortified and had huge gateways at their entrance. The society was divided into 4 groups, while the Parda system and intercaste marriages were not prevalent at that time, and the custom of sati, child marriages, and polygamy had started by then. The local diet consisted of milk and milk product, wheat, rice, fruits, and vegetables. They wore the clean, simple white clothes. Men wore dhotis and women wore saris. Their ornaments में rings, bangles, bracelets, necklaces were made from flowers, and chess and games of the dice were popular means of entertainment.
entertainment, acrobats and conjurers wandered from the villages to village entertaining people. ठीक है, तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन मिलती है किंग हर्षवर्धन के राज्य से जो एक चाइनीज ट्रैवलर आए थे। चाइनीज ट्रैवलर यहाँ पर यून सेंग जो हमारी कंट्री में आए थे, ये पढ़ने के लिए आए थे। ठीक है, यहाँ पर पढ़ते पढ़ते उन्होंने थोड़े टाइम वो रुके भी, यहाँ पर 5 साल तक उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद 10 साल और यहाँ वो रहे और उन्होंने देखा कि हर्षवर्धन के राज्य में क्या क्या चल रहा है। तो उनको जो जो बातें उनको दिखाई दी उन्होंने एक बुक में लिख ली और वही बुक जो वॉल्यूम है उन्होंने यहीं के म्यूजियम में छोड़ दी थी ताकि लोग आने वाले जनरेशन हर्षवर्धन के बारे में जान सके। तो उसकी बुक से ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस टाइम पर टाउन्स और विलेजेस जो थे फोर्टिफाइड, यानी उनके ऊपर कब्जा कर लिया जाता था और कब्जा करने के बाद उनको एक बना दिया जाता था। वहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे गेट बनाए जाते थे, एंट्रेंस गेट होते थे, राइट। तो टाउन और विलेजेस ज़्यादातर वहाँ पर ऐसा होता था, बहुत ऊंचे ऊंचे गेट और उसको बहुत ही अच्छी तरह से सजावट करते थे और एंटर होने के लिए बहुत अच्छा एंट्रेंस सा गेट बना देते थे। सोसाइटी जो है 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, 4 ग्रुप्स में मतलब कि वही ब्राह्मण, वैश्यास, शूद्रास, राइट, इस और क्षत्रियास, ये 4 उसमें डिवाइडेड थी। शूद्रास जो होते थे वो एकदम निचली कास्ट के लोग होते थे, जिसको हम धोबी कहते हैं, जो कपड़े धोने का काम करते हैं, बार्बर जो बाल काटने का काम करता है, कारपेंटर जो लोग लकड़ी का काम करते हैं, राइट, और ब्लैक स्मिथ जो लोहे का काम करते हैं। तो इन लोगों को उन्होंने शूद्रास में डाल दिया था, मतलब कि एकदम नीची जाति के लोग थे। और उसके बाद उन्होंने क्षत्रियास मतलब कि जो लड़ाई करते थे, अपने देश को बचाते थे दुश्मन कंट्रीज से, तो वो क्षत्रियास में आते थे। ब्राह्मण्स तो हमें पता ही है, जो पंडित होते थे, मंदिरों में जो भगवान की पूजा करते हैं या तो जो श्राद्ध वगैरह करवाते हैं, जो बहुत सारे जो रिलीजियस सेरेमनीज करवाते हैं, वो सारे ब्राह्मण्स में आ जाते थे। वैश्यास जो होते थे वो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स होते थे। ठीक है, जो बिजनेस का काम करते थे, जिनकी अपनी शॉप होती थी, अपना बिजनेस होता था, वो सारे लोग वैश्यास में आते थे। तो इस तरीके से उस टाइम पर सोसाइटी 4 ग्रुप में बटी हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि पर्दा सिस्टम, यानी औरतों को घूंघट नहीं निकालना होता था और इंटर कास्ट मैरिज, एक दूसरे के कास्ट में मैरिजेस भी नहीं होते थे। राजपूत के लड़के की शादी शूद्रास कास्ट में नहीं होती थी, राइट। वैश्यास कास्ट की शादी ब्राह्मण कास्ट में नहीं होती थी। ये सब उस टाइम पर नहीं होता था। और कस्टम, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिजेस और पॉलीगैमी, ये जस्ट वहाँ पर स्टार्ट हुआ था। सती मैंने आपको अभी बताया कि जब किसी औरत का हस्बैंड मर जाता है तो उस टाइम पर उसके हस्बैंड के लाश के साथ उस औरत को भी सती कर दिया जाता है जो उसका हस्बैंड है। ठीक है, तो सती सिस्टम उन्होंने स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे। चाइल्ड मैरिजेस, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, ये भी उसी वक्त शुरू हुआ था। पॉलीगैमी का मतलब होता है एक से ज़्यादा वाइफ रखना, उसको कहते हैं पॉलीगैमी। मतलब एक आदमी 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी कर सकता था। उस टाइम पर ये स्टार्टिंग हुआ था। तो 3 चीज़ें उस टाइम पर चलती थी। एक तो सती सिस्टम चलता था, दूसरा चाइल्ड मैरिजेस शुरू हुआ था और पॉलीगैमी शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन पर्दा सिस्टम और कास्ट इंटर कास्ट मैरिजेस उस टाइम पे नहीं होते थे। और लोकल डाइट, लोग क्या खाना खाते थे, तो ये हमने पहले भी देखा था कि वो दूध खाते थे और दूध की बनी हुई आइटम्स खाते थे, जैसे दही, पनीर, घी, मिठाइयाँ, राइट, ये सारी चीज़ें वो खाते थे। और उसके साथ साथ अनाज में व्हीट, राइस और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब कुछ खाते थे। वो बहुत ही साफ सुथरे वाइट कलर के क्लोथ्स पहनते थे। ठीक है, कलर्ड क्लोथ्स वो कम पसंद करते थे। ज़्यादातर आदमी जो है धोतीस और ऊपर कुर्ता पहनते थे और औरतें जो है साड़ी पहनती थी। और आदमी और औरत दोनों ही लोग ऑर्नामेंट्स पहनते थे। ऑर्नामेंट्स में क्या होता था, दोनों ही लोग रिंग्स पहनते थे, बैंगल्स पहनते थे, ब्रेसलेट्स पहनते थे, नेकलेसेस पहनते थे। और ये सारी चीज़ें ज़्यादातर फ्लावर्स की बनी होती थी, या तो नेचुरल फ्लावर्स की या आर्टिफिशियल फ्लावर्स की। ठीक है, और अपने एंटरटेनमेंट के लिए जब वो काम से फ्री होते थे, या बच्चे जो छोटे बच्चे होते थे, तो वो कैसे एंटरटेन करें। उस टाइम पे तो टीवी था नहीं, ठीक है, मूवीज़ नहीं बनती थी, थिएटर्स नहीं थे, तो उस टाइम पे वो लोग गेम्स खेलते थे। कौन सी गेम्स खेलते थे, तो चेस की गेम खेलते थे और डाइस, जिसको हम 64 कहते हैं। ठीक है, तो ये गेम वो खेलते थे और अपना
एंजॉयमेंट करते थे। एक्रोबेट और कंज्यूरर भी होते थे, जैसे कि ट्रिक्स करना, म्यूजिक, हम कहते हैं कि वो मैजिशियन है, लेकिन मैजिशियन नहीं होते। जादूगर जादूगर तो दिखाते हैं, जादूगरी दिखाते हैं, हाथ की सफाई भी दिखाते हैं। तो उस टाइम पर ये भी बहुत चलता था कि जादूगर जो है गांव गांव में घूमते थे और अपनी कला दिखाते थे, जिससे लोग बहुत खुश होते थे। इस तरह से उनका एंटरटेनमेंट होता था। फिर आगे आता है कि वो क्या करते थे, उनका मेन कामकाज क्या था। तो उनका मेन कामकाज था फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री वेर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल। लैंड रेवेन्यू वॉज 1/6 of the production. Internal and international trade was carried out by the Vaishyas. The highway from Patliputra to Bhrugu, कच्छ, जिसको आज हम भरूच कहते हैं, पोर्ट वॉज बिल्ट बाय द स्टेट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, उस टाइम पे ज्यादातर लोग जो है वो खेती काम करते थे या तो तबेला चलाते थे, अलग अलग टाइप के एनिमल्स को पालते थे। घेटा बकरा चलाते थे उनके मीट के लिए, उनके बालों के लिए। एक गाय भैंस पाली जाती थी दूध के लिए। इस तरह से वो एनिमल हस्बेंड्री करते थे। और दूसरा, जो उनको टैक्स देना होता था, तो एग्रीकल्चर में जितना भी टैक्स, जितना भी उनका प्रोडक्शन हुआ है, सपोज 5,000 का रुपीज़ का उन्होंने सामान बेचा है, तो 5,000 पे डिवाइड बाई 6, तो जो भी आंसर आता है वो उतना उनको टैक्स भरना होता था। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारी कंट्री के अंदर भी बेची जाती थी और बाहर की कंट्री में भी भेजी जाती थी। और वो रास्ता अपनाते थे पानी के थ्रू, सी रूट के थ्रू वो अपना रास्ता अपनाते थे और अपना सामान दूसरी कंट्रीज में भेजते थे। उसके लिए एक हाईवे बनाया गया था पाटलिपुत्र से लेकर भरूच तक, जिसको आज हम भरूच कहते हैं। पहले लोग भृगु कहा करते थे, भृगु कच्छ कहा करते थे। वहाँ पर उन्होंने पोर्ट बहुत ही अच्छा बना रखा था और वहीं पर माल सामान उतरता भी था। बाहर की कंट्री से माल सामान आता था तो उतरता भी था, और हमारी कंट्री का सामान उस पर डाल दिया जाता था और ले जाकर दूसरी कंट्री में बेचा जाता था। ओके, और वो लोग किस चीज़ का व्यापार करते थे, किस चीज़ का बिजनेस करते थे। तो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वेर यूज्ड फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, ornaments, statues, ivory and carved wooden pieces were exported. The export of different materials from India increased her prosperity. During the reign of King Harsh, India has a good business relations with Rome, which led to inflow of gold in India. And people followed Hinduism, Buddhism, Jainism, but were टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर जो है सोने और चांदी का व्यापार होता था। उसके साथ साथ सोने और चांदी के बने हुए ऑर्नामेंट्स, सोने चांदी के बने हुए स्टेचूज, या तो आइवरी, आइवरी का मतलब होता है हाथी के दांत से बना हुआ कोई भी सामान, चाहे वो डेकोरेटिव आइटम्स हो या तो ऑर्नामेंट्स हो या तो कार्ड वुड्स, यानी कि जो वुड के ऊपर कार्विंग करके वो काम कारपेंटर वगैरह करते थे, आर्टिसंस करते थे। ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री में बनती थी और दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता था। ओके, अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट किया जाता था, सामान बाहर जाता था, और जिसकी वजह से बाहर से बहुत पैसा हमारी कंट्री में आता था। और किंग हर्षवर्धन के समय पर हमारे रिलेशंस आसपास के लोगों से काफ़ी अच्छे थे और रोम से तो बहुत अच्छे थे। रोम की वजह से ही हमारे यहाँ पर बहुत गोल्ड आता था और उसी गोल्ड का हमारे यहाँ पे, उसी गोल्ड की वजह से हमारी कंट्री में प्रॉस्पेरिटी थी। आपको पता है हमारी कंट्री को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ गोल्ड बहुत था। ओके, और लोग जो है कौन से उसको अपनाते थे, तो हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज्म, ज़्यादातर यही लोग अपनाते थे। लोग हिंदू ज़्यादा थे, बुद्धिज़्म भी अपनाते थे, और कुछ लोग जो हैं वो जैनिज्म को फॉलो करते थे। लेकिन कभी भी दूसरे रिलीजियस के वो लोग डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे, उसकी भी रिस्पेक्ट करते थे। और उनको ये था कि हम जो फॉलो कर रहे हैं वो तो हम फॉलो करेंगे, लेकिन बाकी दूसरी जो रिलीजियस है उसकी भी वो उतनी ही इज्जत करते थे। ओके, अब आते हैं ह्यून सेंग। तो ह्यून सेंग जो है वो हमारी कंट्री में आए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यून सेंग ने कुछ बुक्स लिखी है, उसी बुक्स पे से हमें पता चलता है कि हर्षवर्धन के राज्य में क्या था। तो ये एक चाइनीज ट्रैवलर थे। देखो हम इसको रीड करेंगे। द चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सेंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्ष रेंज एंड स्टडीड बुद्धिज्म एट नालंदा फॉर 5 years। यहाँ पर वो पढ़ने के ही लिए आए थे और नालंदा में 5 years तक उन्होंने पढ़ाई की थी। ठीक है, यहाँ पर हम थिंग्स टू नो में देखेंगे। थिंग्स टू नो में दिखाया है ह्यून सेंग स्टेड इन इंडिया फॉर 15 years। देखो 5 साल तक तो उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद भी वो 10 साल तक यहाँ रुके। एंड विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस, कई जगह पर वो गए थे। अब कई जगह पर गए थे ये देखना है तो हमें मैप दिया गया है पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे आप आ जाओ।
तो देखो यहाँ पर ये जो रेड कलर के एरोज आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, राइट, यहाँ पर आप देख रहे हो अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, और आपको ये जो रेड कलर का जो एरोज दिख रहे हैं यहाँ पर ह्यून सेंग घूमे थे। देखो वो नॉर्थ में भी गए थे, नॉर्थ से होते हुए यहाँ वेस्ट में भी आए थे, वेस्ट से होते होते वो साउथ में भी गए थे, साउथ से होते होते वो ईस्ट में भी गए थे, और इस तरह से वो हमारे पूरे इंडिया को वो घूम चुके थे। और ये ह्यून सेंग का फोटो है, आप देख सकते हो कि वो किस तरह के थे, राइट, वो चाइनीज थे और यहाँ वो घूमे थे। तो हमें इससे ये पता चलता है कि ये काफ़ी वो पर्सन थे, मतलब पढ़ने तो आए ही थे लेकिन उनको इंडिया इतना अच्छा लगा कि 10 साल रुक गए और इंडिया के आसपास के एरिया में भी उन्होंने घूम लिया। ये देखना चाहते थे कि इंडिया कैसा है, ठीक है। He has described the social, political and religious conditions of that time. In 645 CE, he returned to China via Central Asia and took with him many books, relics and statues. During his stay, he attended the 6th Buddhist religious congregation at Prayag. ठीक है, ह्यून सेंग यहाँ पर 15 साल रुके और उसके उन्होंने अपनी एक बुक में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि यहाँ पे सोशल लाइफ कैसी है, पॉलिटिकल लाइफ कैसी है, मतलब किस तरह से राज्य किया जाता है, यहाँ पे किस धर्म के लोग हैं, वो अपने धर्म को कैसे मनाते हैं, अपने धर्म के किस तरह से वो पालन करते हैं, और वहाँ पर किस तरह से प्रयागराज में जो कॉन्ग्रीगेशन होता था, बहुत बड़ा मेला लगता था, वहाँ पर लोग किस तरह से पूजा पाठ करते थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने बुक में लिखा है। उन्होंने 6th बुद्धिस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन भी उन्होंने उसमें भी वो शामिल हुए थे। उन्होंने देखा भी था कि किस तरह से प्रयाग में ये बुद्धिस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन कैसे किया जाता है। और वहाँ पे उन्होंने जब वो चाइना लौट रहे थे तो उन्होंने ढेर सारी हमारी इंडियंस की बुक्स, हमारे कुछ मूर्ति वगैरह थी वो सब लेकर गए, कुछ स्टैचूज लेकर गए, क्योंकि ये सब उनकी यादें थी, उनको बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने यहाँ से खरीदा और ये सब लेकर वो अपने साथ चाइना गए। ओके, आप देखते हैं यहाँ पर ह्यून सेंग हैज़ नोटेड दैट, ह्यून सेंग यहाँ पर 15 साल रहे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी। तो उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने ये बताया कि देयर वेर 100 बुद्धिस्ट मॉड्स इन हर्ष किंगडम. People lived a simple, pious and peaceful life based on living by rules of the good moral conduct and justice. Cheating and breach of promise were considered sinful. देखो वो जब यहाँ पर 15 साल रुके तो उन्होंने देखा कि हर्षवर्धन के टाइम पर उन्होंने बुद्धिस्ट, क्योंकि उस टाइम पे बुद्धिस्ट ज़्यादा थे, हर्षवर्धन हर एक रिलीजियस को हेल्प करते थे और बुद्धिस्ट के लिए उन्होंने प्रयागराज में वो हर 5वें साल पर वो बना करते थे, कॉन्ग्रीगेशन करते थे, सबको मिलाते थे, वहाँ पे पूजा पाठ होती थी, लोगों को सिखाया जाता था। तो इस तरह से उन्होंने उनको रहने के लिए 100 जितने मठ बनवाए थे, जहाँ पर अलग अलग जगह पर वो लोग रहते थे, बुद्धिस्ट के मॉन्क्स लोग रहते थे। उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर जो हर्षवर्धन के राज्य के जो लोग हैं वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही पवित्र लोग हैं और इनको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एकदम शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं और इसी तरह से वो लोग रहते थे। उन्होंने ये भी देखा कि मोरल कंडक्ट, किसी का बुरा ना चाहना, सभी का अच्छा चाहना और जस्टिस होना चाहिए। किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो लोग उसको ठीक करते थे, अन्याय जिससे होता था उसको न्याय दिलाते थे। जब कोई किसी के साथ चीटिंग करता था या अपनी बातों से मुकर जाता था, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस मतलब कोई चीज़ का प्रॉमिस किया हो और अब वो पूरा ना कर रहा हो, तो ये दोनों चीज़ को, चीटिंग और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, इन चीज़ों को वो लोग सिंफुल, इसको ये पाप मानते थे, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। और पाप क्या होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो कोई जल्दी से पाप नहीं करता था। ओके, तो ये था हमारे फर्स्ट पार्ट स्टेट का कनौज। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट में वातापी। वातापी हमने देखा कि वातापी जो है ये साउथ इंडिया में था, इनके जो राजा थे पुलकेशी II वो वहाँ पे राज्य करते थे। ह्यून सेंग यहाँ पर भी गए थे, राइट, वो तो घूमते घूमते पूरी इंडिया उन्होंने घूम लिया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब कुछ उन्होंने घूम लिया था। तो अब हम लोग वातापी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, व्हेन किंग हर्ष वॉज रूलिंग ओवर हिज एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, किंग पुलकेशी II वॉज रूलिंग इन साउथ इंडिया। ही हैड अर्लियर डिफीटेड हर्ष। ठीक है, पुलकेशी II जो थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, उनकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने पहले हर्षवर्धन के जो आर्मीज थी उनको हरा दिया था। इसी वजह से हर्षवर्धन साउथ में नहीं आ पाए, राइट, क्योंकि वो हार गए थे। बाकी जहाँ जहाँ वो जा सकते थे वहाँ वहाँ वो गए और उन्होंने उस जगह को कैप्चर भी किया। तो यहाँ पर जो पुलकेशी II थे तो उनका राज्य कैसे चलता था, तो देखो यहाँ दिया है रूट टू द थ्रोन, किस तरह से होता था।
द किंग ऑफ द चालुक्य मतलब सोलंकी डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड अ वास्ट एम्पायर इन साउथ इंडिया विच दे रूल्ड फ्रॉम देयर कैपिटल ऑफ वातापी, यानी बादामी जो कर्नाटक में है। पुलकेशी फर्स्ट, a great king of Chalukya dynasty, performed the Ashwamedh Yagna. He flagged the had a symbol of Varahrata. His son Kirtivarman ascended his throne after him. He was succeeded by his brother Manglesh, who built the great Grand Vishnu temple at Vatapi. After him, the righteous Pulikashi II became the king and ruled over the empire for about 30 years. देखो पुलकेशी II का फोटो भी आपको यहाँ दिया है। यहाँ बताया जा रहा है कि सबसे पहले कौन यहाँ पर राजा था। डायरेक्टली पुलकेशी II नहीं आ गए थे, उनके पहले उनके फोर फादर्स थे। तो यहाँ कहा जाता है कि चालुक्य जो सोलंकी डायनेस्टी थी, इनके पहले सोलंकी डायनेस्टी जिसको कहते हैं कि वो दरबार के लोग थे, राजपूत लोग थे, उन्होंने अपना बहुत बड़ा वास्ट एम्पायर यहाँ पर फैला रखा था। और वातापी जो आज के डेट में बादामी कहा जाता है, कर्नाटक में है, वहां पर उनका राज्य था। तो उस टाइम पे पुलकेशी II जो चालुक्य डायनेस्टी के बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। अब ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ होता है कि वो घोड़े पर अपनी एक चिट्ठी लगा देते हैं और घोड़े को छोड़ देते हैं। घोड़ा सुबह जब सन राइज होता है, ठीक है, जब सन उगता है तब से लेकर सन डूबता है तब तक वो घोड़ा भागता रहेगा और जितनी जितनी दूर वो जाएगा, जिस जिस एरिया में जाएगा, वो सारा एरिया इस राजा का हो जाएगा। तो पुलकेशी II ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो जहां तक घोड़ा शाम तक दौड़ा, सुबह से लेकर शाम तक जहां तक घोड़ा पहुंचा, वो सारा एरिया जो है वो पुलकेशी फर्स्ट का हो गया। क्योंकि पुलकेशी फर्स्ट जो थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंग थे, किसी भी और राजा की ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो उनको रोक सके, क्योंकि उन्होंने पहले ही देख लिया था कि पुलकेशी फर्स्ट जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारी आर्मी उनके साथ लड़ेगी तो ऑफकोर्स हार जाएगी। तो किसी राजा ने आवाज़ नहीं उठाई। तो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सबसे पहली शर्त ये होती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। हर कोई जो भी कोई रास्ते में आए उससे जीतना पड़ता है, तभी आप ये अश्वमेध यज्ञ कर सकते हो। क्योंकि हम जो घोड़ा है वो दूसरों के राज्य में भी दौड़ेगा, तो दूसरे के राज्य में अगर दौड़ेगा तो दूसरे का राज्य हम कब ले सकते हैं? जब उस जगह के लोगों को हरा दिया जाए तब। तो यहाँ पर पुलकेशी फर्स्ट जो थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा थे, किसी और राजा को आवाज उठाने की हिम्मत ही नहीं हुई और उन्होंने कुछ नहीं कहा। और अश्वमेध यज्ञ करने की वजह से उनको बहुत बड़ा एरिया मिल गया था और उन्होंने एक फ्लैग लगा रखा था, जो वराह अवतार उनका फ्लैग जो था उसका नाम उन्होंने वराह अवतार रखा था। तो जहां जहां तक एक घोड़ा गया था वहां वहां तक इनको वो एरिया मिल गया था। अब उनका बेटा जो है पुलकेशी फर्स्ट का बेटा था कीर्तिवर्मन। जब उनकी डेथ हो जाती है पुलकेशी फर्स्ट की, तो कीर्तिवर्मन को राजा बना दिया जाता है। He was succeeded by Manglesh, who built the Grand Vishnu temple. राइट, उसके बाद उनका जो ब्रदर होता है मंगलेश जो होता है, उन्होंने बहुत बड़ा टेम्पल बनवाया था वातापी में। और आफ्टर हिम रिलीजियस पुलकेशी II, और मंगलेश के बाद आते हैं पुलकेशी II, जिन्होंने 30 साल तक 30 इयर्स तक उन्होंने राज्य किया था। तो इस तरह से इनका हिस्ट्री है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि पुलकेशी II कब और कैसे आए, उन्होंने क्या किया। तो पुलकेशी II was a valiant king who won many battles. His first victory was over Lat, that is South Gujarat में है, followed by his win over Gurjar, जो North Gujarat में है. He gained control over the Vangi region that lay between the rivers Krishna and Godavari, and also acquired Andhra Pradesh. He transformed the capital Vatapi into a city of magnificence and splendor. ठीक है, पुलकेशी II बहुत, क्योंकि पुलकेशी I बहुत ब्रेव बोल्ड राजा थे, उन्होंने बहुत सारी जगह कैप्चर की, उनके भाई ने भी की, राइट। तो इस तरह से इनके पास बहुत सारी जगह आ गई। पुलकेशी ने भी जो है वो बहुत ही वैलियंट किंग थे। तो ये उन्होंने लड़ाई जीत शुरू की थी लात जो है साउथ गुजरात में है, वहाँ के एरिया उन्होंने जीता। वहाँ से जीतते जीतते वो नॉर्थ गुजरात में गए, वहाँ का भी एरिया उन्होंने जीता। वहाँ से जाते जाते वो कृष्णा और गोदावरी के बीच में जो जगह पड़ती है उसको भी उन्होंने जीत लिया, जो आंध्र प्रदेश में है उस जगह को भी उन्होंने जीत लिया और अपना बना लिया। एंड ही ट्रांसफर ऑफ वातापी को उन्होंने बहुत ही सुंदर राज्य बना दिया था। उसको जो पुराना सुराना था वो सब हटा कर वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने बनवा दी थी। इस तरह से वो शहर जो है, वातापी शहर जो है, बहुत ही सुंदर बन गया था। ओके, द आर्मीज ऑफ हर्षवर्धन एंड पुलकेशी II fought a great battle near
river Narmada, in which the former was defeated. This halted harsh expansion towards South India, and so the empire of Kannauj could not extend beyond Narmada. ये अब मैंने आपको बात बताई थी कि हर्षवर्धन जो है पुलकेशी टू से हार चुके थे। हर्षवर्धन जो है देखा होगा आपने कि हमारे वेस्ट से होते हुए वो नॉर्थ में भी जाते हैं, ईस्ट में भी जाते हैं, जहाँ जहाँ जीता था वहाँ वहाँ हर्षवर्धन का राज्य हो गया था। हर्षवर्धन ने सोचा कि चलो अब हम साउथ में चलते हैं, लेकिन जब वो साउथ में आए लड़ने के लिए तो रिवर नर्मदा, जो हमारी नर्मदा रिवर है, वहीं पर से उनको लौटना पड़ा, क्योंकि रिवर नर्मदा पर ही बैटल हुआ, लड़ाई हुई पुलकेशी टू में और हर्षवर्धन की आर्मी में, और हर्षवर्धन की आर्मी हार जाती है। और हारने के बाद क्या होता है कि हर्षवर्धन अपने घर वापस लौट जाते हैं और यहाँ पर वो साउथ की ओर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पुलकेशी टू वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ लवर ऑफ आर्ट। हमको ऐसा नहीं है कि पुलकेशी सिर्फ लड़ाई में ही बिलीव करते थे, वो बहुत बड़े आर्ट्स के भी लवर थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी बनवाई थी, जैसे कि केव ऑफ वातापी एंड धारापुरी वेर बिल्ट ड्यूरिंग हिज रेन। उन्होंने वातापी का गुफाएं बनवाई थी, धारापुरी में गुफाएं बनवाई थी, ये सब उन्होंने बनवाया था। द फेमस केव म्यूरल ऑफ अजंता वेर ऑल्सो पेंटेड एट दैट टाइम। ठीक है, म्यूरल का मतलब होता है दीवालों पर बड़े बड़े चित्र ड्रॉ करवाना, उसको पेंटिंग करवाना। तो जब उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पे अजंता केव्स है जो नेचुरली बना है या बहुत पहले किसी राजा ने उसी पत्थर को काट काट कर बनवाया था केव्स में, तो पुलकेशी टू ने क्या किया, अच्छा ये तो सिर्फ केव्स है, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो क्योंकि वो लवर ऑफ आर्ट थे, वो आर्ट्स उनको बहुत पसंद था, तो उन्होंने क्या करवाया कि अजंता के केव्स के जो दीवारें थी अंदर की और बाहर की, सबके ऊपर उन्होंने म्यूरल पेंटिंग्स करवा दिए, या तो किसी भगवान की स्टोरीज वहाँ पर छपवा दी, राइट, किसी राजा की स्टोरीज वहाँ पर छपवा दी, देवी देवताओं की फोटोज वहाँ पर उन्होंने पेंट करवा दिया। इस तरीके से उन्होंने काम किया। And in his travel, Yun Sang visited the court of Pulkeshi II and has given vivid account of his grandeur. Yun Sang जो थे उसी टाइम पर पुलकेशी टू के राज्य में भी आए थे। जैसे उन्होंने हर्षवर्धन को बहुत ही बारीकी से देखा था, अब वो पुलकेशी टू के पास भी आए और उन्होंने देखा कि वाओ, पुलकेशी टू तो हर्षवर्धन से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है, और उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी बुक में लिख दी थी। The kings of Chalukya dynasty were followers of Hinduism. During this time, Buddhism went into decline, while the Digambar Jain sect gained popularity. जब ये राजा थे तो चालुक्य डायनेस्टी जब थे, चालुक्य लोग जो थे वो हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, राइट, ज़्यादातर वहाँ पर हिंदू थे, और उसी समय पर बुद्धिज्म का जो मान था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। लोग जो है वो ज़्यादातर या तो हिंदू बन रहे थे या तो जैन बन रहे थे, और जैन में भी दिगंबर जैन बन रहे थे। इसमें दो होते हैं, एक होता है दिगंबर और एक होते हैं श्वेतांबर। तो दिगंबर जो जैन की सेक्ट की तरफ लोग ज़्यादा बढ़ने लगे, तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी थी। हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू वेर कॉन्टेम्प्ररी रूलर। कॉन्टेम्प्ररी मतलब कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे, राइट। हर्षवर्धन जो थे वो बहुत ज़्यादा लड़ाई करने में नहीं मानते थे, जितना उनको मिल गया हार गए, ओके, अब उनको सेटिस्फाई हो गया, वो ज़्यादा लड़ाई में नहीं मानते थे, ठीक है, अब मुझे जितना मिला मैं उतने को ही राज्य करूँगा। लेकिन पुलकेशी टू ऐसे नहीं थे। पुलकेशी टू जो थे वो कंटिन्यूअसली जगह पे हमला करते रहते थे, अलग अलग राजाओं पे हमला करते रहते थे, उनके राज्य को वो अपनाते रहते थे, उस पर कैप्चर करते रहते थे, अटैक करते रहते थे। तो ये दोनों जो है कॉन्टेम्प्ररी रूलर्स इसीलिए कहा गया, एक शांत स्वभाव के थे और एक अशांत थे, ठीक है। हर्ष फॉट फ्यू फेवर बैटल्स एज कम्पेयर टू पुलकेशी, ठीक है, मतलब हर्ष ने कम लड़ाइयाँ लड़ी थी, पुलकेशी ने ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी। Who continued waging wars. He finally met his end in 642 CE in a conflict with the Pallav king of Kanchipuram, and King Harshvardhan died 5 years after him. जो पुलकेशी टू थे वो लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे, ठीक है। एक बार वो उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राजा से उनका पाला पड़ गया। अब ऐसा तो होता नहीं है कि कोई एक पर्सन हमेशा ही स्ट्रांग हो, उसका भी तो उससे भी तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कोई हो सकता है। तो पुलकेशी टू अब तक तो सबको हरा रहे थे, लेकिन फिर उनका जो लड़ाई थी वो पल्लवा किंग से पड़ी। पल्लवा किंग कांचीपुरम साउथ में थे,
ठीक है। तो साउथ में जब वो पहुंचे कि चलो कांचीपुरम के राजा को हरा देते हैं और यहाँ का भी राज्य हम खुद ले लेते हैं, लेकिन पल्लवा की जो आर्मी थी बहुत ही स्ट्रांग थी। उन्होंने पुलकेशी टू को हरा दिया और उनकी डेथ हो जाती है, पुलकेशी टू की डेथ हो जाती है। उसके 5 साल के बाद हर्षवर्धन की भी डेथ हो जाती है और इस तरीके से पुलकेशी की कहानी और हर्षवर्धन की कहानी यहाँ पर स्टॉप हो जाती है और फिर आगे उनकी नई जनरेशन जो है वो कहानी को लेकर आगे जाते हैं। तो हमको यहीं तक पढ़ना है इस लेसन में। तो आपने देख लिया होगा कि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब आई थिंक मुझे आपको ये लेसन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं, इसको ख़त्म करते हैं यहीं पर, राइट।